हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षा अकेडमी। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी तक, लेकिन आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट वे क्वेश्चन होंगे जो हमारे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में लाभदायक होंगे। और वो क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है जो एकदम टू द पॉइंट पूरे सिलेबस को कवर कर रहा है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्या है, प्रैक्टिस सेट, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है? ऑप्शन ए है गणनाओं में प्रवीणता की, ऑप्शन बी है अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, सूत्र याद करने की, ऑप्शन डी है हल को याद करने की। दोस्तों, एनसीएफ हमारा क्या कहता है, वो रटने पर बल नहीं देता है। तो इस आधार पर देखिए, अगर क्वेश्चन को ऐसा ही कर देंगे तो सूत्र याद करने की, हल को याद करने की, उस तरह से हमारे एक व्यक्ति को आवश्यकता नहीं होगी गणित को बेहतर बनाने के लिए। हमारा ऑप्शन जो बी है, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, मतलब कि अमूर्त चिंतन और अपने तर्क के द्वारा ही और अपनी चिंतन प्रक्रिया के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, गणित में बेहतर बन सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो बी होगा वो दोस्तों करेक्ट होगा। दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान दें, क्वेश्चन बहुत सटीक है, पूरे टू द सिलेबस के अनुसार पूरे क्वेश्चन है। आपको जितना कुछ सिलेबस है पूरे सिलेबस से कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन ए क्या कर रहा है, ज्यामितीय शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थियों की परीक्षण लेनी चाहिए। परिभाषा से संबंधित कहां से आ जाएगा उसमें, समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। समूह चर्चा से क्या ज्यामितीय शब्दावली की समझने की प्रक्रिया हो जाएगी, समझने लगेंगे बच्चा? नहीं। समझ शब्दावली और परिभाषाओं को रटकर याद करना, रटना नहीं है हमको दोस्तों। एनसीएफ में रटना अगर आ रहा तो वो गलत हो जाएगा सीधे सीधे। अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग पहेली, क्रॉसवर्ड पजल, जिस्सा पहेली आदि बनाना और हल करना। यहां पर बच्चों क्या कर रहे हैं, बच्चे जब करके सीख रहे हैं, बच्चे अगर करके सीखेंगे तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, सृजनात्मकता और सोचने और तर्क चलने और चिंतन करने की क्या हो जाएगी, शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। और वो क्या करेंगे, चीजों को, ज्यामितीय शब्दावली को क्या करेंगे, समझ लेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। दोस्तों, जब हम लोग पेडागोजी क्वेश्चन को देख रहे थे उस समय भी हमने देखा था ये जो हमारी परिभाषा है इसको हमने बताया था। तो उस आधार पर हमारा ऑप्शन क्या है, डेविड व्हीलर। ऑप्शन क्या है, डेविड व्हीलर, जॉर्ज पोलिया, वैन हीले और वाइगोत्स्की। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिभाषा किसकी है, डेविड व्हीलर की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक आभास संख्या, ये एक हमारा कथन है। उत्पत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपयुक्त कथन के प्रमाण खंडन हेतु किया जा सकता है। ये एक वाक्य दिया गया है, एक कथन दिया है। अब किसका कौन सा खंडन करता है वही देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रतिवाद द्वारा उत्पत्ति, खंडन विधि, प्रत्यक्ष उत्पत्ति, प्रतिस्थिति द्वारा उत्पत्ति। तो दोस्तों, प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक आभास संख्या, इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिस्थिति द्वारा उत्पत्ति। जो हमारी आभास संख्या होती है वे क्या होती है, प्रत्येक विषम संख्या प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, आभास संख्या होती है। लेकिन साथ साथ सिर्फ 2 जो ऐसी है जो क्या है, सम संख्या है। एकमात्र ऐसी संख्या सम है जो 2 है, क्या होती है, जो आभास संख्या के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है। दोस्तों, अगर नहीं कहा है उसे आप ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि वही हमारे क्वेश्चन को गलत कराते हैं। पहला क्या है, पाठ्यक्रम, ये तो होता है। विषय की प्रकृति, ये भी होता है। लिंग, ये लिंग नहीं होता है। परीक्षा पद्धति, देखिए ये सब होता है। हमारा ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। नहीं पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005, एनसीएफ से स्टार्ट हो गया क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 में ने सर्वाधिक बल दिया है किस पर, ज्ञान की संरचना पर, अवधारणाओं को रटने पर, कठिन सवालों को हल करने पर और तेजी से गणित करने पर। ये जो हमारा एनसीएफ 2005 जो किस पर अधिक बल देता है, ज्ञान की संरचना पर।
तो हमारा ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो करेक्ट। मतलब कि क्या, बच्चों के अंदर ज्ञान की संरचना उत्पन्न करना, वो क्या करना है, अधिक बल दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता एक कथन दिया गया है। उसके आधार पर क्या कहा जा रहा है, यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। क्या उल्लेख करता है, प्रक्रियात्मक ध्येय, सुव्यवस्थितता ध्येय, सामाजिक ध्येय और विषयात्मक ध्येय। तो दोस्तों ये क्या कर रहा है, हमारा सुव्यवस्थित, क्या कर रहा है, उसको व्यवस्थित तरीके से करने का ये ध्येय कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सुव्यवस्थितता ध्येय। ऑप्शन जो बी हो जाएगा, वो क्या कर रहा है, एक क्रम में कर रहा है, तो उस आधार पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। किसको ध्यान में रख करके लिखा गया है। ऑप्शन ए है 2006 में सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो दोस्तों गणित की वर्तमान एनसीईआरटी जो पाठ्य पुस्तक है वो किसके ध्यान में रख करके बनी, तो हमारी एनसीईएफ 2005 के आधार पर उसको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, एनसीईएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता है जहां बच्चे, कहां पर नहीं होता, जहां बच्चे, ऑप्शन दिया हुआ है, गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं, गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभव के रूप में सीखते हैं, अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते और हल करते हैं, सूत्रों को और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं। दोस्तों एनसीईएफ हमारा रटने पर और कंठस्थ करने पर बल नहीं देता है। तो हमारा ऑप्शन जो क्या होगा, डी वाला जो होगा वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। हमारा दोस्तों जो भी हमारा क्वेश्चन है सब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य पूछा हुआ है एनसीईएफ का। ऑप्शन ए है संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, संख्या संबंधित कौशल का विकास करना, समस्या समाधान कौशल का विकास करना, विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया को गणितीकरण करना। तो दोस्तों एनसीईएफ जो है, एनसीईएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया को गणितीकरण करना। मतलब कि बच्चों के अंदर क्या करना है, चिंतन प्रक्रिया को उत्पन्न करना, जिससे क्या करें, बच्चे सोचेंगे, समझेंगे, उसके आधार पर क्या करेंगे, तर्क करेंगे और आंसर लाएंगे। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है दोस्तों, एक विद्यार्थी निम्नलिखित उदाहरणों का अवलोकन करता है। ये उदाहरण दिए हुए हैं, 10 का स्क्वायर बराबर 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर, 52 प्लस 2 5 5 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 100, ऐसा ही दिया हुआ है। और निष्कर्ष निकालता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, a प्लस बी बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। निष्कर्ष निकालने की उपयुक्त पद्धति है, ये कौन सी मेथड यूज किया गया वो पूछा है। ऑप्शन ए है विश्लेषणात्मक, ऑप्शन बी है गतिविधि, ऑप्शन सी है निगमनात्मक और ऑप्शन डी क्या है, आगमनात्मक। तो दोस्तों ये हमारा क्या, पहले उदाहरण दे करके फिर नियम को बताया जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। उपरोक्त प्रश्न उल्लेख करता है, क्या करता है, चिंतनपूर्ण प्रश्न, बंद अंत वाला प्रश्न, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, बहुविषयी प्रश्न या खुले अंत वाला प्रश्न। क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए, मतलब कि कोई भी पूर्णांक लिखिए जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये क्या हो रहा है, खुले अंत वाला प्रश्न है दोस्तों। इसमें कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे क्या है, पूर्णांक हमारा 3 है, 2 है, ऐसे क्या हमारा पूर्णांक है। लेकिन इसको आंसर क्या है, पूर्णांकों का ऐसा युग्म लीजिए जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। यहां पर हम कर देते हैं अगर -3 बराबर +2 बराबर -1, ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है। इसमें हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, खुले अंत वाला प्रश्न। इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन जो डी होगा दोस्तों वही हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 देखते हैं ध्यान से। कक्षा 6 की इकाई चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना में
चतुर्भुज कोण योग गुणधर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने के क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए हैं और उसके पश्चात इन गुणधर्मों पर आधारित अभ्यास दिए गए हैं। इस स्तर पर कोणों के गुणधर्म का प्रमाण प्रूफ नहीं दिया गया है क्योंकि कक्षा 6 के विद्यार्थी इस समय वैन हीले के किस स्तर पर हैं। दोस्तों वैन हीले जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए उनके कौन से स्तर पर हैं। पहला है स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 3 निगमन और स्तर मानसिक चित्रण। यह हमारा पहला हो जाएगा स्तर 0। अब हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन जो ए है हमारा स्तर 2 अनौपचारिक निगमन। यहां पर क्या हो रहा है? कागज मोड़ने के क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए। वो क्या करा? उस चीजों को दृष्टिकरण समझ चुका है कैसे करना। इसके पश्चात इन गुणधर्मों पर आधारित अभ्यास दिए गए, वो अभ्यास देख रहे हैं। इस स्तर पर कोणों के गुणधर्म का प्रमाण नहीं दिया गया, मतलब कोण किस आकार के हैं, कैसे हैं, उसका प्रमाण नहीं दिया गया है। तो हमारा आंसर जो इस आधार पर क्या हो जाएगा? वैन हीले के जो हम लोग चरण पढ़े उस आधार पर हमारा आंसर जो होगा चरण दूसरा होगा। वो आंसर क्या है? अनौपचारिक निगमन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? तकनीकी पर आधारित खेलों जिनमें संख्याओं के गुणनखंड या द्विआयामी आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है, इनका प्रयोग विद्यार्थियों की संख्यात्मक दक्षता और परिकलन दक्षता को बढ़ाता है। ऑप्शन बी क्या है? विद्यार्थियों को गणित की प्रयोगशाला में व्यस्त रखने में शिक्षक की सहायता करता है। नहीं दोस्तों, विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता वृद्धि करता है ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेषण और निष्कर्ष करने के कारण कुशल हो जाते हैं। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के गणित प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। दोस्तों गुणनखंड या द्विआयामी आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना, ये क्या है? जब बच्चा खुद करके सीखेगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? अन्वेषण, खोज उत्पन्न होगी, उसका प्रेक्षण करेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा? उसके निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा। तो हमारा आंसर जो है सी जो होगा वही करेक्ट होगा। विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता वृद्धि करना, उनके अंदर अवधारणा उत्पन्न करना ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार उनके अंदर जो भी योग्यता है उस आधार पर उसकी खोज कर सके, उसका प्रेक्षण कर सके और अंत में उस पर निष्कर्ष पर पहुंच गया, रिजल्ट पर पहुंचने पे कुशल हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों? गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? दोस्तों नहीं पूछा है, ध्यान से देखना है, नहीं पूछा है। तो प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देता है, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ये तो भाग है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे नहीं कहा है। प्रतिचित्रण का गणित से कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। हमारा गलत ये है और नहीं वाला पूछा तो ऑप्शन जो सी होगा वही गलत हो जाएगा। सही होगा लेकिन इसके आधार पर क्या हो जाएगा? सही होगा, वैसे गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 2 अंकी संख्या को दूसरी 1 अंकी या 2 अंकी संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? कौन सी जानकारी होना आवश्यक है? योग का क्रम विनिमय गुण, योग का क्रम गुणन का क्रम विनिमय गुण, गुणन योग पर वितरण के रूप में, गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। दोस्तों क्या कह रहे हैं? 2 अंक की संख्या है को दूसरी 1 अंक या 2 अंक की संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए कौन सी जानकारी पहले होना आपको आवश्यक है? दोस्तों अगर आपको गुणन योग पर वितरण के रूप में अगर आपको पता होगा, जैसे लिखा हुआ है 15 गुणे 2, इसको बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? वितरण नियम से 15 10 प्लस 15 गुणे 2, फिर ऐसे करेंगे 2 दहा में 20, 2 पंचे 10, फिर जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 30। तो ये हमारा कौन सा नियम है? वितरण नियम के अंतर्गत आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? गुणन योग पर वितरण के रूप में इसका सटीक आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता पूछा है। संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। हाँ, संकल्पनाओं को जटिलता से सरल के रूप में प्रदर्शित, नहीं सरल से कठिन की ओर, ये गलत होगा। संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दोस्तों
पाठ पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है वो क्या करे, मूर्त से अमूर्त की ओर जो चीजें हम जानते रहें उसके आधार पर वो पहले बताया जाए, उसके बाद जो अमूर्त जो है, अमूर्त जो हमें नहीं दिखाई देती है उसके बारे में जब बताया जाएगा तो बच्चे क्या हो जाएंगे, चीजें सीखेंगे और उनका जो माइंड में एक कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, वो क्लियर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सी डी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने कक्षा में नीचे दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया। 0 अत्यंत सार्थक अंक है। उसने प्रत्येक बच्चे को उक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षिका क्या चाहती हैं? बच्चों में तार्किक शक्ति विकसित करने के लिए अपनी गणित की कक्षा को जीवन कौशल की कक्षा की भांति उपयोग कर रही हैं। बच्चों को समस्याओं को हल करने की कुशलता की ओर प्रवृत्त कर रही हैं। अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तिशील और विचारशील बना रही हैं। अपना समय व्यतीत कर रहे हैं क्योंकि छात्रों की मन से पढ़ने की नहीं है। दोस्तों ये तो निगेटिव पॉइंट है, ये तो कट हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है, अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तिशील मतलब क्या, बच्चों को क्या कर रहे हैं, अपने अनुसार अभिव्यक्ति करने की मौका दे रही हैं और विचारशील उनके अंदर तर्क करने और चिंतन करने की शक्ति विकसित करने की अवसर प्रदान कर रही हैं। तो ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट होगा। अगला है, क्षेत्र मिति पढ़ाते समय शिक्षिका आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती हैं। यह तरीका दर्शाता है, पहले दोस्तों जो हमारा की वह डैश का अनुपालन कर रही है। किसका अनुपालन कर रही है? निगमन उपागम, प्रायोगिक उपागम, व्यवहारिक उपागम या आगमन उपागम। दोस्तों पहले वो नियम बता रही है, फिर उसके बाद उसका उदाहरण बता रही है। तो हमारा नियम के बाद उदाहरण क्या होता है, हमारा निगमन विधि। हमारा ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। कक्षा 6 में शिक्षिका प्रत्येक बच्चे को 1 सेंटीमीटर ग्रीड पेपर और कैंची देती हैं। वह उनसे चाहती है कि वे बताएं कि वे द्विआयामी आकृतियों को त्रिआयामी 2D को 3D वस्तुओं के रूप में कैसे मोड़ा जा सकता है। विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना खोज रहे हैं? परावर्तन, पास या नेट्स, दशमलव या घूर्णन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, पास या नेट्स। पास या नेट्स क्या होता है, 2D को 3D में कैसे बदलेंगे उसके लिए देखिए, जैसे कि एक ये है, ये हमारा ब्लॉक है। जब इसको फोल्ड करेंगे, इधर से भी फोल्ड करेंगे, हमारा कौन सा आकार का हो जाएगा, 2D अभी है। जब इसको फोल्ड कर देंगे तो हमारा ये 3D आकार में हो जाएगा। 3D आकार में क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका घन बन जाएगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन जो बी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंकुर को परीक्षा रैखिक समीकरणों पर आधारित शब्दों में दी गई समस्या में 0 अंक मिलता है। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरणों को सही तरीके से हल कर सकता है। शिक्षक को उसकी रिपोर्ट में टिप्पणी लिखनी चाहिए। क्या टिप्पणी लिखनी चाहिए? अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है लेकिन उसके पास समीकरणों को हल करने का कौशल है। अंकुर में एकाग्रता की कमी है, नहीं, नेगेटिव पॉइंट बता रहा है। अंकुर घर पर ना तो पढ़ता है और ना ही अभ्यास करता है, ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन डी क्या है, अंकुर को रैखिक समीकरणों की संकल्पना पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। दोस्तों जब वो सब कर ले रहा है लेकिन कुछ चीज मिस्टेक कर रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है। उसको वर्ड प्रॉब्लम की जो क्वेश्चन हो रहे हैं उसको समझने में क्या हो जा रहे हैं, कठिनाई हो रही है, लेकिन उसके पास समीकरणों को हल करने का कौशल है। समीकरण को जो हल करने के क्या है कौशल उसको पता है, लेकिन क्या कर रहा, क्वेश्चन की जो भाषा है उसे सही तरीके से समझ नहीं पा रहा है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, एक वर्ग किस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज है, स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों को उपरोक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा गया। इसका उत्तर क्वेश्चन था, इसका उत्तर लिखने के लिए कहा गया। शिक्षक का क्या उद्देश्य है, विद्यार्थियों को मुक्त अंत वाले प्रश्नों से परिचित कराना, विद्यार्थियों को लेखन कौशल को सुधारना, विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना, कक्षा को अधिक अंतःक्रियात्मक सहभागी बनाना। तो दोस्तों
यहाँ पर क्या अवसर दिया जा रहा है, विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर। मतलब बच्चे क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज है, इसके बारे में आपको बताना है। एक वर्ग किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज है, जो एक वर्ग है वो किस तरह समांतर चतुर्भुज, उसके बारे में विद्यार्थियों को चिंतन की सोचने के लिए अवसर प्रदान किया जा रहा है। मनन, चिंतन और मनन, वो अपने सोचेंगे, विचारेंगे, तर्क करेंगे, उसके बाद वो बताएंगे कि हाँ इसका कैसे अंतर होगा। तो क्या किया जा रहा है, उनको अवसर प्रदान किया जा रहा है। हमारा ऑप्शन जो सी होगा वो दोस्तों करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, अनुपात और समानुपात पढ़ाते समय सुश्री रमा स्क्रीन पर कुछ कंप्यूटर संक्रियाएं प्रदर्शित कर रही हैं। कॉपी एंड पेस्ट एंड कॉपी एंड या कॉपी एंड रिड्यूस यह गतिविधि हो सकती है, या कौन सी गतिविधि होगी, देखते हैं। ऑप्शन ए है रूपात्मक आकलन गतिविधि, समय व्यतीत के लिए मजेदार गतिविधि, अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु पूर्व गतिविधि, विषय वस्तु प्रश्न गतिविधि। दोस्तों तो ये क्या हो जा रहा है, जो गतिविधि कर रही हैं वो अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु पूर्व गतिविधि का कर रही हैं। तो ऑप्शन जो सी होगा दोस्तों वही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्षेत्रमिति की इकाई पर आधारित पाठ योजना में शामिल एक अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार था, शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सकेंगे। ये एक कथन है। यह अनुदेशात्मक उद्देश्य, यह क्या उद्देश्य दर्शाता है, उचित है क्योंकि किसी को भी प्राप्त ज्ञान का अनुप्रयोग करने के योग होना चाहिए। अनुचित है क्योंकि उद्देश्य अस्पष्ट है और खराब तरीके से परिभाषित है। उचित है क्योंकि गणित के सभी इकाइयों का उद्देश्य यही है जी। उचित है क्योंकि क्षेत्रमिति पर आधारित इकाई के दैनिक जीवन में अनेक क्या है उपयोग है। दोस्तों शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सकेंगे। उचित है क्योंकि गणित के सभी इकाइयों का उद्देश्य भी क्या है, यही है। तो हमारा ऑप्शन जो सी होगा दोस्तों वही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियां प्रयुक्त हो सकती है। मूल्यांकन नीतियां पूछा है दोस्तों। पोर्टफोलियो, परियोजना, कागज पेंसिल परीक्षा, मौखिक परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा और कक्षा की सहभागिता। जांच सूची, पोर्टफोलियो, कागज पेंसिल परीक्षा। ऑप्शन डी है जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना और कक्षा की सहभागिता। तो दोस्तों क्या है, शिक्षार्थी की रुचि, गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिव्यक्ति को परखने के लिए सबसे अच्छी मूल्यांकन जो नीतियां क्या है वो हमारी है जांच सूची, उसके साथ क्या है पोर्टफोलियो, परियोजना और कक्षा में सहभागिता है दोस्तों। तो ऑप्शन जो डी होगा हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य बताना है दोस्तों। अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक माप के बाद करना चाहिए। हाँ, केवल अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर अगर कोई बच्चा है उसको माप के बारे में बताना है तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, प्रमाणिक मापों को, मतलब जो चीजें प्रमाणित हैं उसका मापों का उपयोग करने के बाद फिर क्या करेंगे, अप्रामाणिक माप का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर भी कह सकते हैं। जो चीजें बच्चा जान रहा है उसको बताएंगे, उसके बाद अमूर्त चीजों के बारे में वर्णन करेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो बी होगा दोस्तों वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में। हाँ, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। दोस्तों सभी सही हैं, तो ए बी सी डी सभी सही। हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में दोस्तों है, तो यही क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है दोस्तों, कक्षा 1 की एक शिक्षक ने एक विद्यार्थियों को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिसमें पेन, रबड़ और शॉर्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के साथ कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शॉर्पनर है। आपके विचार से विद्यार्थियों को गणना के किन सिद्धांतों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कौन से सिद्धांत का सामना, सिद्धांतों में कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऑप्शन ए है आमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, स्थिर क्रम और आमूर्तन सिद्धांत, एकाकी संगता सिद्धांत और आमूर्तन सिद्धांत। तो दोस्तों
वो जो क्या कर रहा है, आमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है। वो बच्चा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे वो चीजें जानकारी है, वो चीजों को समझ चुका है। इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। सही पूछा है, मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निगमन। औपचारिक, अनौपचारिक, मानसिक और विश्लेषण। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक और अनौपचारिक। दोस्तों ये वैन हिले की थ्योरी से क्वेश्चन है, उनके चित्रण के बारे में पूछा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट होगा। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक और अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, घातांक का कार्य करते हुए एक शिक्षार्थी की नोटबुक में जो कार्य देखा गया वह इस प्रकार था। घातांक का क्वेश्चन था और इस प्रकार था, 4 का क्यूब 4 क्यूब प्लस इंटू 4 स्क्वायर बराबर 4 की घाते 5, 6 की घाते 4 गुणे 6 की घाते 4 बराबर 6 की घाते 8, 7 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 7 बराबर 21 की घाते 10। शिक्षार्थी को यह समझ नहीं आया कि यहां पे क्या प्रयोग कैसे किया जाता है। क्या है, घातांकों का योग और गुणन, समान आधार वाले संख्याओं का गणन, अलग अलग आधार वाली संख्याओं का गुणन और घातांकों का योग। तो दोस्तों यहां पे क्या कर रहे हैं, अलग अलग घातांक क्या हो रहे हैं, बेस जो है क्या अलग अलग हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अलग आधार वाली संख्याओं का गुणन की समझ उनको नहीं है बच्चे को, इसी वजह से वो क्या कर रहा है, गलती कर दिया। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि वे एक से अधिक पाठ पुस्तकें नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते दोस्तों, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है। वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। हाँ, वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते। ये देखिए निगेटिव पॉइंट है दोस्तों, ये सब गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सी है हमारा वो करेक्ट होगा। वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं को वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 क्या कहता है, समस्या समाधान पद्धति है। क्या पद्धति है, गणित के विकास की ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ाना, विद्यार्थियों को खुली समझ वाला बनाते हुए उनमें गणितीय प्रवृत्ता, सृजनात्मक और खोज परक गणितीय प्रवृत्ता, सृजनात्मक और खोज परक चिंतन विकसित करना। ऑप्शन सी है, गणितीय बोध, भाव, विचारों और तकनीकों के पदानुक्रमित में माध्यम से क्रमित और व्यवस्थित दिशा निर्देश, पुनरावृत्ति और स्मरण के द्वारा गणितीय निष्कर्षों, परिभाषाओं तथा संकल्पनाओं को पढ़ाना। दोस्तों समस्या समाधान पद्धति है गणितीय बोध, भाव, विचारों और तकनीकों के पदानुक्रमित के माध्यम से क्रमित तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश, विद्यार्थियों को खुली समझ वाला बनाते हुए उनमें गणितीय प्रवृत्ता, सृजनात्मकता और खोज परक गणितीय प्रवृत्ता, सृजनात्मक और खोज परक अन्वेषण, चिंतन विकसित करना। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या कहा है, समस्या समाधान की पद्धति है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, गणित के विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में हो सकता है। पोर्टफोलियो में क्या हो सकता है, अभिविन्यास, कार्य के रिकॉर्ड, कार्यपत्रक, गणित प्रयोगशाला की गतिविधियों के रिकॉर्ड, किसी भी गणितीय मॉडल पर राइट अप। ऑप्शन क्या, उसके बाद क्या है, गणितीय पोस्टर और कार्ड, किसी भी नई प्रकार की समस्या जिसका हल खोजा गया अथवा सामान्यीकरण किया गया आदि। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या है, सभी कक्षा परीक्षाओं, इकाई परीक्षाओं के रिकॉर्ड जो रूपात्मक और योगात्मक आकलन के दौरान आयोजित किए गए। ऑप्शन सी क्या है, उनके छायाचित्रों, ड्राइंग और कलाकार के रिकॉर्ड। ऑप्शन डी क्या है, कक्षाकार और गृहकार की नोटबुक के रिकॉर्ड। गणित के विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में क्या क्या होता है दोस्तों, तो ऑप्शन जो ए है हमारा वो करेक्ट होगा। उसमें क्या क्या होता है, अभिविन्यास कार्य के रिकॉर्ड रखा जाता है, कार्यपत्रक रखा जाता है, गणित प्रयोगशाला की गतिविधियों के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, किसी भी गणितीय मॉडल पर राइट अप, गणित पोस्टर और कार्ड्स, किसी भी नई प्रकार की समस्या जिसका हल खोजा गया अथवा सामान्यीकरण किया गया। ये हमारा ऑप्शन जो ए होगा वही करेक्ट होगा। दोस्तों पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें बच्चों के पूरी हर एक डिटेल क्या होती है रखी जाती है, जिसमें उनको बच्चा कितना इंप्रूवमेंट कर रहा है, कितने समस्या कर रहा है, उसको कितना और सीखा है, उसकी पूरी डिटेल पोर्टफोलियो के अंतर्गत रखी जाती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, या देखा गया है कि इस प्रकार की समस्या या दर्शाइए कि कोई दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है, दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है के उत्तर के रूप में अधिकतम विद्यार्थी एक उदाहरण उद्धृत करते, जैसे कि 5 + 7 बराबर क्या होगा 12। विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया क्योंकि विद्यार्थियों को यह समझ में नहीं आया कि गणित में कोई 5 7 12, यहां पे देखिए गलत हो गया, 21 यहां पे रहेगा, कोई का प्रयोग सामान्यीकरण की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है और इसलिए वे सही उत्तर नहीं दे सकते। 12 ही होगा, 5 + 12 ठीक है। विद्यार्थियों ने पियाजे द्वारा प्रस्तावित औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था प्राप्त कर ली है। ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों की यह दृढ़ विश्वास है कि यदि एक कथन संख्याओं के एक सेट के लिए सत्य है तो वह हमेशा सत्य होगा और उन्होंने सामान्यीकरण करने की दृढ़ रणनीति विकसित कर ली है। दोस्तों नहीं, जो अगर एक बात सही हो तो सब थोड़ी सही हो जाएगा। अगला क्या कर रहा है, विद्यार्थियों ने कक्षा में कथन के लिए तार्किक प्रमाण नहीं सीखा है। यही जो नहीं सीखा, इसी कारण हमारा ऑप्शन जो डी होगा वही दोस्तों सही होगा। ऑप्शन जो डी है वही हमारा दोस्तों क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, क्षेत्रमिति इकाई का योगात्मक आकलन के द्वारा किया जाता है। पेपर पेंसिल परीक्षा, आईसीटी गतिविधि, परियोजना कार्य और गतिविधि प्रयोगशाला और गतिविधि गणित प्रयोगशाला गतिविधि के द्वारा। तो दोस्तों क्षेत्रमिति इकाई का योगात्मक आकलन जो है पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा किया जाता है, लेकिन साथ में आईसीटी गतिविधि के द्वारा किया जाता है, परियोजना कार्य के साथ भी और गणित प्रयोगशाला गतिविधि के आधार पर भी किया जाता है, लेकिन पेपर पेंसिल परीक्षा के बिना नहीं किया जा सकता। हमारा ऑप्शन जो सटीक क्या होगा, ए ऑप्शन जो होगा दोस्तों वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सलमान -3 - 4 बराबर +7 को हल करता है। मतलब वो क्या बताता है, -3 और -4 कितना होता है 7 को हल करता है। इस त्रुटि का कारण क्या है। सलमान को समान प्रकार की समस्याओं को हल करने की अभ्यास की आवश्यकता है। सलमान को पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पना समझ में नहीं आई है। गुणनफल आ गया तो यहाँ तो गुणनफल तो कुछ मतलब ही नहीं है। सलमान लापरवाह है, निगेटिव पॉइंट तो नहीं करेंगे। सलमान को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो संकल्पना पूर्णांकों की संकल्पना जो है वो क्या है, सही नहीं है। उसको समझ लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको निदान हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा वही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, कोई छात्र लिखता है 10 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर बराबर 5 बटे 6 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर बटे 15 मीटर बराबर 1000 मीटर। यह छात्र, यहां पर लिखिए तो बेटा सही होगा सेंटीमीटर, तभी क्योंकि 15,000 भागे 15 करें तब 1000 हो जाएगा। यह छात्र भिन्नों को लघुत्तम पद में सही ढंग से बदल सकता है और सही मात्रक लिख सकता है, मात्रकों का ज्ञान रखता है, मात्रक का ज्ञान रखता है एवं मात्रकों के रूपांतरण और भिन्नों की संकल्पना से परिचित है, परंतु यह भूल जाता है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात के साथ मात्रक लिखने की सदैव लेखन संबंधी त्रुटि करता है। मात्रकों और उनके रूपांतरण का अच्छा ज्ञान रखता है। दोस्तों ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। मात्रकों को ज्ञान रखता है, उसको जो ज्ञान है तभी क्या कर अलग अलग मात्रक का प्रयोग कर रहा है एवं मात्रकों के रूपांतर और उसको कैसे चेंज किया जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज वो भी जानता है और उसकी संकल्पना से भी परिचित है, परंतु यह भूल जाता है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। दोस्तों हमारा ऑप्शन जो बी होगा वही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा, 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को संकल्पना को कैसे समझाएंगी। अगर आपके सामने ये समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप कैसे समझाएंगे। हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम ना हो। स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। विद्यार्थियों को गिनतारा अबेकस पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। उन्हें बताएंगी कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। तो दोस्तों जब इस प्रकार के बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो उनको जब टीएलएम सामग्री जो हमारी है टीएलएम उसके अनुसार अगर दिखाया जाएगा तो वो क्या करेंगे, बच्चे जब करके सीखेंगे तो उनके क्या हो जाएगा, वो चीजें एकदम सही हो जाएगी और जब उनके मस्तिष्क पटल में वो चीजें एकदम फिट हो जाएगी कि हाँ ये चीजें सही है। तो जब वो अबेकस पे करके देखेगा, जोड़ क्या नाम है, स्थानीय मान और जोड़ घटा में करेगा तो वो क्या करेगा, सीख लेगा।
क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कक्षा 1 और 2 के लिए केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को हल कराया जाना चाहिए दोस्तों, नहीं। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। समाकलन मतलब कि एडजस्ट और रिलेशन मतलब जोड़ करके। कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए दोस्तों, ये नेगेटिव पॉइंट, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी नहीं। बहुत अभ्यास करने से बहुत रहेगा। हमारा आंसर जो होगा गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन, मतलब कि भाषा और कला के साथ भी क्या करना चाहिए? गणित को जोड़ करके व्यवहारिक रूप से बताना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन जो सी होगा दोस्तों करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 और 1/100 से बड़ा है, मतलब 1/10 जो है 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM सर्वाधिक उपयुक्त है? डाइस ब्लॉक, संख्या चार्ट, गिनतारा और 10x10 वर्गीकृत ग्रिड। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे? ब्लॉक वाला हो रहा है, इसमें तो होगा नहीं। संख्या चार्ट, अगर बच्चों को संख्या चार्ट पर दर्शा करके बताएंगे, जब संख्या चार्ट पर करके बताएंगे कि 0 ये होता है, यहाँ पे 1/10 होगा, यहाँ पे जब संख्या चार्ट पर उनको करके बताएंगे तो बच्चे क्या जाएंगे, उसके लिए अच्छे से समझ लेंगे। चार्ट पर जब बता के बच्चों को बताया जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, बच्चे अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि कौन सा कितना भाग कितना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। चलिए दोस्तों, आपसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है या कथन है? गलत है, क्योंकि गणित पे त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन बी क्या है? गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। दोस्तों ये सब नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या है? सही, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। ऑप्शन डी क्या है? सही, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है। नहीं दोस्तों, गणित में अगर बच्चा कोई त्रुटि कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, वो अगर त्रुटि कर रहा है उसी त्रुटि से ही क्या करेगा, सीखेगा। वो क्या करेगा, अवसर प्रदान करे, वो बच्चा करके सीखेगा, अपनी गलतियों से उभरेगा। और गलतियां जब अपना गलती जो कर रहा है बच्चा, जब उसको प्रैक्टिस कर लेगा, वो क्या गलती जो जहां हो रही उसका निवारण जब हो जाएगा तो बच्चे दोस्तों तब क्या होगा, वो गलतियां करना छोड़ देंगे और गलतियों से क्या हो जाएंगे, सीख लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो सी होगा दोस्तों वही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? किसी अभ्यास में प्रश्न था P-Q तथा R-S रेखाखंडों की लंबाई मापिए। बच्चे ने उत्तर दिया AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर और AB की लंबाई, मतलब कि दोनों के ऐसे दिखा दिया, AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर। यह संकेत करता है, यहां पर हम लोग AB के स्थान पर PQ और RS कर देते हैं, PQ और RS, ठीक है। यह संकेत करता है संकल्पनात्मक त्रुटि को, यह त्रुटि को करता है, या फिर कार्य विधिक त्रुटि को, रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, और पढ़ने की त्रुटि को। दोस्तों ये क्या कर रहे हैं, रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि। यहां पर देखिए दोस्तों ये सही होगा। बच्चे क्या होते हैं, जैसे कि ये भी हम लोग कभी भी कुछ भी होता है AB से एक लाइन खींचे डायरेक्ट, पहले उसका नाम देते हैं AB, इसका भी दे दिए AB। हम लोग के व्यवहार में क्या होता है, कोई भी लाइन कुछ भी होता है, हम लोग ट्रायंगल बना, कुछ भी क्या ABCD, तो बच्चे के क्या हुआ, व्यवहार में वो चीजें आ गया। यहाँ पे जबकि क्या लिखा PQ और RS लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए PQ और RS, तो हमारा सही होता। तो हमारा क्या हो जाएगा, रेखाखंड का नाम AB लिखने के अर्थ के कारण त्रुटि को। हमारा जो ऑप्शन जो सी होगा वही क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, सही तो पढ़ रहा है, लेकिन 40,082 लिखता है। यह शिक्षक के किस ओर संकेत करता है? मतलब पढ़ता सही लेकिन लिखता गलत है। बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप से लघु रूप से भ्रमित है। शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ाया जाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली भांति लिखना सीख जाए। बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है। दोस्तों ये नेगेटिव पॉइंट है, ये भी हमारे देखिए नहीं होगा। बच्चे विस्तारित रूप से लघु रूप में भ्रमित है, ये भी नहीं है। शिक्षक को स्थानीय मान विषय, स्थानीय मान तब बताना चाहिए जब बच्चों को क्या हो जाए कि संख्या के बारे में अच्छी तरीके से समझ हो जाए। जब बच्चों को समझ हो जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे, आसानी से स्थानीय मान की भी समझ को क्या करेंगे, विकसित कर लेंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है? दोस्तों नहीं पूछा हुआ है। परियोजना ये तो होता है, समाचार पत्र ये भी आंकड़ों से संबंधित होता है, परियोजना होता है, सर्वेक्षण ये इसमें भी क्या होता है, आंकड़े और क्या आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों का क्या होता है, निरूपण किया जाता है। वाद विवाद ये तो क्या होता है दोस्तों, ये वाद विवाद के द्वारा कहां से आंकड़े निकाले जाएंगे, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों का रिपोर्ट, ये तो नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन डी होगा दोस्तों, वही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है दोस्तों, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? जो कक्षा में गणित की कक्षा में संप्रेषण का जो उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है? तो ऑप्शन ए क्या है, दंड आरेख को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, गणित की समस्याओं को दूसरे के विचारों का खंडन करना, और ऑप्शन जो डी है दोस्तों, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। तो संप्रेषण, गणित की कक्षा में संप्रेषण जो है वो उल्लेख की क्षमता का विकास करता है दोस्तों। तो गणित की समस्याओं, गणितीय विचारों को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही हैं। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती हैं। तत्पश्चात चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग करती हैं, चिन्ह का से परिचित कराती हैं तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से छोटा क्रियाकलाप करती हैं। अध्यापिका क्या कर रही हैं? दोस्तों ऑप्शन जो दिया हुआ है, गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियां प्रदान करना, कक्षा को आनंददायी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण, मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास, विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों को ध्यान रखना। दोस्तों वो क्या बच्चों को क्या कर रहे हैं, गुणा सिखा रही हैं। गुणा सिखाने से पहले वो क्या कर रही हैं, उनको पहले जोड़ सिखा रही हैं। उसके बाद उसके चिन्ह को बताना है कि अगर इसका जो चिन्ह होता है इस तरह से होता है, तो इसको सिखाने के लिए वो क्या करती है, दो माचिस की तीले लेकर इस तरह से बताती है कि अगर इस तरह से होगा तो ये क्या होगा, गुणे का चिन्ह हो जाएगा। इस तरह से अगर वो बच्चों को बता रही है तो वो क्या करने की कोशिश कर रही है, तो वह मूर्त से अमूर्त क्या क्या कर रहे हैं, संप्रत्यय की ओर एक पाठ का विकास कर रही हैं। तो मतलब कि चीजें जो बच्चे जानते हैं, मूर्त चीजें जानते हैं, जब मूर्त चीजें बच्चे जान लेंगे उसके बाद अमूर्त चीजों के बारे में बताया जाएगा तो बच्चे क्या हो जाएगा, जल्दी सीखेंगे और उनके अंदर क्या हो जाएगा, वो ज्ञान जो होगा अस्थायी होगा। तो ऑप्शन जो सी होगा दोस्तों वो क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। नहीं दोस्तों, तुलना करना, पहले क्या, तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना और उसके बाद है प्रमाणिक इकाई को विकसित करना। दोस्तों हमारा जो ऑप्शन जो बी है वही करेक्ट है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा, एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नजदीक है, इसलिए 27 + 40 67 है, तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिया। योग करने की यह युक्ति है, कौन सी युक्ति है, पुनर्समूहीकरण। पुनर्समूहीकरण में क्या होता है, उसमें जोड़ा जाता है, हासिल वाला जो होता है 4 6 10, 10 के 0 हासिल 1, ये होता है। प्रतिकारी, तो ये दोस्तों ये क्या कर रहा, प्रतिकारी। उसके बाद का समृद्धि कारक नहीं, प्रत्यक्ष प्रतिरूपण नहीं, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रतिकारी का प्रयोग कर रहा है। वो क्या कर रहा है, उस आधार पर क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, प्रतिकारी। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक देना, प्रगति पत्रक को भरना। देखिए इसका निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, मतलब कि बच्चों में क्या कमियां हो रही है, किस आधार पे वो कमियां कर रहे हैं, उसकी समस्या को जानना क्या है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य। तो हमारा ऑप्शन जो बी होगा दोस्तों वो करेक्ट होगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टॉप 50 क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है और ये पूरे क्वेश्चन दोस्तों हमारे सिलेबस के अनुसार हैं, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं।
क्वेश्चन नंबर 50 का निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं? दोस्तों नहीं पूछा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, नहीं कहा है। बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों व कमजोरी को ज्ञात करना। ऑप्शन बी क्या है? बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, और ऑप्शन डी क्या? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन जो ये क्या कह रहा है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा दोस्तों, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना। ये तो दोस्तों कब होगा? जब क्या करेगा? मूल्यांकन कर लेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो बी होगा दोस्तों ये क्या होगा? करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और हमारा साथ जरूर देते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।